Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is me Muhammad Irfan Anwar, your chemistry teacher. Well dear students, आज हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर नंबर 32 में बुक 2 का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम दो ग्रुप्स की बात करेंगे, ग्रुप 3A एंड ग्रुप 4A. So let's talk about these group. जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले ग्रुप 3A पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास बोरॉन फैमिली है. हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसमें हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स का आगाज किया है, जो कि ग्रुप 3A से स्टार्ट होता है. क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जो कि वैलेंस शेल की है किसी भी एलिमेंट की, तो वो बताती है कि आपके पास ये ग्रुप कौन सा है. और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन सब शेल पी के किसी ऑर्बिटल में गिरे तो हम उसको पी ब्लॉक एलिमेंट की फैमिली का पार्ट कहते हैं. सो मेरे पास जो ग्रुप 3A है, बोरॉन फैमिली, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये जो आज हमने अभी पढ़ना है इस लेक्चर में, इसमें हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2np1. सो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई ये ग्रुप 3A में शामिल है. सिंपल बातें हैं, कॉमन बातें हैं. अभी आपको मैं एक स्लाइड दिखाता हूं जो कि जनरल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेगी और इसके कुछ मिनरल्स की बात करेगी. इस ग्रुप में हमने जो एलिमेंट्स पढ़ने हैं, सो सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, आप देख सकते हैं इस वक्त व्हाइट बोर्ड पे कि आप लोगों के सामने एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3A की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया गया है. आप देख सकते हैं मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जनरल ट्रेंड्स, वही प्रॉपर्टीज जो हमने ग्रुप्स के स्टार्ट में पढ़ी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टार्ट में हमने ब्रीफ किया कि भाई मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है तो क्यों करता है. टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने की वजह से, नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, जिसकी वजह से इट्स ईजियर फॉर द एलिमेंट्स टू लूज द इलेक्ट्रॉन. डेफिनेटली दैट्स वाई मेटालिक करेक्टर बढ़ता है. दूसरा, इसमें सबसे अहम एमसीक्यू और बात के ग्रुप 3A का जो टॉप एलिमेंट बोरॉन है, दैट इज नॉट अ मेटल. बोरॉन इज नॉन मेटल. बोरॉन डू नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड. B+3 आयन डज नॉट एग्जिस्ट. हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट तो चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल होता है, वो +-3 हो सकती है, बट बोरॉन इज नॉन मेटल. बाकी प्रॉपर्टीज आपके सामने लिखी हुई हैं, वही मैंने जो बात की कि टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है, लेकिन हमारे पास जो लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करेंगे तो डिक्रीज करेगा. एलिमेंट्स शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. एलिमेंट्स गिव द नॉर्मल ऑक्साइड्स, गिव द हेलाइड्स. ये जनरल प्रॉपर्टीज बात कर रहे हैं कि BF3 बनता है, AlCl3 बनता है, इस तरह गैलियम इंडियम भी रिएक्शन करते हैं. सो हैलोजेंस के साथ रिएक्शन, तो जनरली अगर हैलोजेंस के साथ सॉल्ट्स की बात करें तो हमारे पास MX3 काइंड ऑफ मटेरियल्स बनते हैं. इट्स ओके, एंड M स्टैंड फॉर मेटल एंड डेफिनेटली फॉर बोरॉन इट विल नॉट बी. ठीक है, तो और एल्युमिनियम के हवाले से बात जो हम बाकी डिटेल में करेंगे. ओर्स की बात, ओर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. मैं आपको बता रहा हूं कि आपने आपकी बुक में जो ओर्स बनी है इनके फार्मूला याद करने हैं, इनके नाम याद करने हैं, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट में ये पूछे जाते हैं, इनका कंप्लीट फार्मूला पूछा जाता है. सो अभी आपके सामने डिस्प्ले पे मौजूद है ओर्स, मटेरियल और मिनरल्स ऑफ द ग्रुप 3A एलिमेंट. आप देख सकते हैं, मैंने इसको हाईलाइट किया सो दैट यू कैन. आप अगर बोरॉन के मिनरल्स की बात करें तो बोरेक्स और टिंकल. टिंकल आप जानते हैं ड्राइड लेक्स ऑफ कैलिफोर्निया, तिब्बत में पाई जाती है. टिंकल क्या है? Na2B4O7.10H2O प्लस इम्प्योरिटीज. अगर इम्प्योरिटी को रिमूव कर दें तो खाली Na2B4O7.10H2O, दिस इज कॉल्ड एज द बोरेक्स. और अगर उसमें से वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी रिमूव कर दें और Na2B4O7 ही हो मोलेकुलर फार्मूला, तो दैट इज कॉल्ड एज सोडियम टेट्राबोरेट. माइनर से डिफरेंट है, एंट्रेंस से याद रखिएगा, क्लियर होना चाहिए. उसके बाद क्लैमेनाइट है, Ca2B6O11.5H2O, ऑर्थोबोरिक एसिड है, फेल्डस्पार है. These all are the ores जो कि हमने याद रखनी है. एल्युमिनियम की भी है और हमारे पास बोरॉन की भी है. इसी तरह एल्युमिनियम के हवाले से ये इंटरेस्टिंग ओर है. करंडम एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इस तरह एमरल्ड है. गिब्साइट में 3 वाटर ऑफ हाइड्रेशन होते हैं. एमसीक्यूज में पूछा जाएगा ये. तो ये तमाम इंफॉर्मेशन जो आपके सामने डिस्प्ले की गई है आपको याद होनी चाहिए. क्रायोलाइट Na3LF6 और बॉक्साइट, चीफ ओर ऑफ एल्युमिनियम इज बॉक्साइट. तो ये जब हम बातें करेंगे तो चूंकि ग्रुप 3A के एलिमेंट्स की ओर्स की बात कर रहे हैं तो उनका जानना जरूरी है. सो ये आप लोगों के लिए मैंने इंफॉर्मेशन दी थी. अब हम इस चैप्टर में, इस ग्रुप में जो बोरॉन टॉप मेंबर है उसकी कुछ पिकुलर नेचर के हवाले से बात करते हैं. स्टूडेंट्स आप देखें व्हाइट बोर्ड पे मैंने आप लोगों के लिए लिखा है मटीरियल. अगर मैं बात करूं पिकुलर बिहेवियर ऑफ बोरॉन की, तो पहला क्वेश्चन
कॉमनली एमसीक्यूज में जो पूछा जाता है वो यही है कि व्हाई द टॉप एलिमेंट ऑफ एवरी ग्रुप इज गोइंग टू शो अ पिक्यूलर नेचर, द डिफरेंट नेचर। आमतौर पे तो ग्रुप्स में तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए, होती हैं, बट जो टॉप एलिमेंट होता है वो अमूमन अपने ही ग्रुप के बाकी मेंबर से मुख्तलिफ होता है। ऐसा क्यों है? इसकी दो रीजंस हैं। ड्यू टू द स्मॉलर साइज, स्मॉलर साइज होता है उसकी वजह से क्या होता है, वही इसकी दूसरी रीजन है। इसको हाई चार्ज डेंसिटी भी कह लें या स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर चार्ज भी कह लें। स्मॉलर साइज की वजह से न्यूक्लियस का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। स्ट्रेच होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस के पास होते हैं, उनको रिमूव करना मुश्किल होता है। हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये तमाम स्मॉलर साइज, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से अब वही जो टॉप एलिमेंट है वो अपने ही ग्रुप के बाकी मेंबर से डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। अभी मैंने बोरॉन के हवाले से बताया कि बोरॉन नॉन मेटल है, बाकी मेंबर इस ग्रुप में जो सारे के सारे मेटल्स हैं। अगर आप देखें इसको तो मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिख दी हैं, दे आर द एमसीक्यूज इन फैक्ट ऑफ योर एंट्रेंस टेस्ट, जिसका आपको याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बोरॉन नॉन मेटल है, ठीक है, बाकी मेटल्स हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट +-3 होती है और बिल्कुल बाकियों की भी ऑक्सीडेशन स्टेट +-3 ही होती है। बट हियर आई एम गोइंग टू मेंशन दैट, यहाँ पे प्रूव करने का मतलब ये था कि इसके ऊपर +3 चार्ज नहीं होता। एल्युमिनियम +3 चार्ज होता है, मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, मेटल्स पे तो चार्ज आता है, लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +-3, ये बाकियों की भी होती है +-3, लेकिन चार्ज की फॉर्म में नहीं होती। ठीक है, बाकियों पे चार्ज होता है, इस बोरॉन में चार्ज नहीं होता। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, सारी बात है, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, आयन नहीं बनाएगा, तो आयनिक बॉन्ड तो नहीं बनेगा। बोरॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब बोरॉन एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, हम अभी पढ़ेंगे आगे सिलेबस में, H3BO3 और तो बोरिक एसिड। तो बोरॉन कहते हैं कि हमारे पास जब एसिड बनाता है तो वो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, एसिड बनाता है तो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। अब हमारे पास जो बाकी हम एम्फोटारिक मटेरियल बनाते हैं या बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। फिर अब चूंकि हमारे पास BF3 ही की बात कर लेते हैं, किसी कंपाउंड की BH3 की बात कर लेते हैं, इसका ऑक्टेट तो पूरा नहीं है, इट हैज़ द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द लॉन पेयर, तो ये बाकियों से रिजेंबल करती है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में ज़रा जल्दी करता है और मोलेकुलर एडिशन प्रोडक्ट्स बनाता है। यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त वर्ड मैं बोल रहा हूँ कि बोरॉन आयनिक बॉन्ड तो बनाता नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, लॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा, लेकिन इसके पूरे मॉलिक्यूल का जो रिजल्टेंट नेचर होगी वो उसकी मोलेकुलर नेचर होगी। ठीक है, ड्यू टू द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ द बोरॉन। ये चंद पॉइंट्स हैं, प्रॉपर्टीज आपने जहन में रखिएगा। फिर कुछ एमसीक्यूज हैं जो कि मैंने लिखे हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि और ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राई लेक्स ऑफ द तिब्बत। मैंने कहा था कि एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन एंट्रेंस टेस्ट, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये एमसीक्यू पूछा गया है सिर्फ इस चीज को इंपॉर्टेंस देने के लिए कि आप लोगों ने ओर्स भी याद करनी है, मेमोरी बेस्ड जितना भी डेटा है आपने उसको याद करना है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे देखें कि और ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राई लेक्स ऑफ तिब्बत, क्लेमेनाइट नहीं, टिंकल, हाँ ये भी हमने पढ़ा, बोरेक्स, टिंकल, Na2B4O7.10H2O प्लस इंप्योरिटी, तो ये वो और है जो कि हासिल की जाती है, जिसकी अभी हम डिटेल भी पढ़ते हैं। तो ये बीटा ऑप्शन मेरे पास है। अगर मैं एमसीक्यू नंबर 2 की बात करूं तो बोरॉन इज नॉन मेटल, इट फॉर्म्स ऑप्शन ए कोवेलेंट बॉन्ड, करेक्ट, लेकिन फौरन जवाब नहीं देना, सारी स्टेटमेंट्स पढ़ के जवाब देना होता है। एंट्रेंस टेस्ट में 100 2 3 4 ऑप्शन एक जैसी भी हो सकती हैं, फर्क भी हो सकती हैं, कोई सी दो ऑप्शन भी सेम हो सकती हैं, तो लिहाजा पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिल्कुल अल्फा ऑप्शन ठीक है, बीटा ऑप्शन एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन ठीक है। माय आंसर इज द चार्ली, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, अभी हमने पढ़ा है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड द डिस्कशन अबाउट द पिक्यूलर नेचर ऑफ द बोरॉन। अब हम बात करते हैं कुछ कंपाउंड्स की बोर्ड्स पे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं मैंने कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन लिखे हुए हैं। बोरेक्स नंबर 1 है, Na2B4O7.10H2O, ये बड़ा पॉपुलर कंपाउंड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसके यूजेस की बात करें तो हमारे पास इसका प्रैक्टिस, और ये इतना ज़्यादा यूज होता है कि इसे हमें बनाना पड़ता है। हम जो नेचुरल ओर हासिल करते हैं टिंकल, वो इतनी अमाउंट में नहीं होती कि वो हमारी नीड्स को पूरा कर सके। हम इसको मेडिसिन इंडस्ट्री से लेके, केमिकल इंडस्ट्री से लेके, ग्लेजिंग से लेके, पोट्री से लेके, ड्रेस इंडस्ट्री, कलर इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। यूजेस आपकी बुक में लिखे हैं, आप उसे पढ़ते हैं, आप उसे जानते हैं और आप उसके मुताबिक आंसर भी करते हैं। ठीक है, अब इसको बनाना पड़ता है। आज इसको बनाने के जो तरीके हैं वो आपकी बुक में हैं, बट आई ट्राइड टू एक्सप्लेन ऑल दैट डेटा इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। ये जो मैंने एमसीक्यू आपके सामने लिखे है ना, दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द preparation of the borax Na2B4O7.10H2O. This is an interest test. We are not going to prolong the discussion. So watch this.
हमारे पास अगर एक्वस H3BO3 एक्वस मीडिया में हम सॉलिड सोडियम कार्बोनेट को स्प्रिंकल करें और शेक करें तो हमारे पास Na2B4O7 बन जाता है, बनता है। अच्छा, मैंने पूछा कि कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, अगर मैं बीटा ऑप्शन देखूं तो जी बिल्कुल, क्लैमेनाइट सॉलिड फॉर्म में स्प्रिंकल करें, अब सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन यूज किया है तो भी हमारे पास बोरेक्स बन जाता है। इसी तरह अगर हम सोडियम मेटाबोरेट प्लस CO2 इसका रिएक्शन करें तो भी हमारे पास बोरेक्स बन जाता है। आपको याद आ गया होगा कि आपकी बुक में जो प्रिपरेशंस ऑफ बोरेक्स लिखी है उनमें से ए और बी ऑप्शन तो क्लियर है, वो तो सिंपल प्रिपरेशन है। चार्ली ऑप्शन में बात करते हैं कि जब हम बोरेक्स को बना लेते हैं सॉल्यूशन फॉर्म में तो हम उसको क्रिस्टलाइज आउट करते हैं। अगर हम उसकी क्रिस्टलाइजेशन 62.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर पे करें तो पेंटाहाइड्रेटेड क्रिस्टल्स मिलती हैं, बोरेक्स नहीं होता, Na2B4O7.5H2O होता है, ठीक है। और अगर हम उसकी 62.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे क्रिस्टलाइजेशन करें तो हमारे पास डेकाहाइड्रेटेड क्रिस्टल्स आती हैं। अच्छा, उस क्रिस्टल्स को अलहदा करने के बाद जो मेरे पास मदर लिकर बचता है उसमें से अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड पास करूं, क्योंकि उस मदर लिकर में मेरे पास NaBO2 मौजूद होता है, तो भी मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ बोरेक्स बनती है। सो इस MCQ में तमाम प्रिपरेशंस को जस्टिफाई किए गए, एक्सप्लेन किया, अगर मेरे पास आंसर आता है ऑल ऑफ देम, सो आई कैन आंसर दैट ऑल ऑफ देम। तो प्रिपरेशंस आपके ज़हन में आगे होंगी। प्रिपरेशन ऑफ द बोरेक्स के बाद, उसकी क्रिस्टलाइजेशन के बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। आपके सामने मैंने लिखा है क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वाटर में स्प्रिंगली सोलुबल है एट लो टेम्परेचर, बट जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं इसकी सॉलिबिलिटी बढ़ती जाती है। अब देख सकते हैं MCQ पूछा जा सकता है कि 10 डिग्री सेल्सियस पर बोरेक्स पानी में जस्ट 3 ग्राम सोलबल है और 100 डिग्री सेल्सियस पर ये 99.3 ग्राम सोलबल हो जाता है। सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर। फिर पेंटाहाइड्रेटेड क्रिस्टल्स जिसकी मैंने अभी बात की थी, अबव द 62.5 डिग्री सेल्सियस और बिलो द 62.5 डिग्री सेल्सियस मेरे पास डेकाहाइड्रेटेड क्रिस्टल्स यानी 10H2O आता है। कॉमन थिंग टू बी मेमोराइज एंड दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ द एंट्री टेस्ट व्हिच आर बीइंग आस्क्ड, तो आपने इसको याद करना है। हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बोरेक्स की बात कर रहे हैं, इसके रिएक्शंस की बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले इसका रिएक्शन लिखा गया एक्वस सॉल्यूशन। सो व्हाट इज गोइंग टू बी विद द एक्वस सॉल्यूशन? हम बोरेक्स को जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस बनती है कास्टिक सोडा और एक वीक एसिड बनता है ऑर्थोबोरिक एसिड। आमतौर पे ये MCQ पूछा जाता है, मैं एक MCQ बनाने लगा हूं आप लोगों को प्रेजेंट करने के लिए, जो पूछा गया है क्वेश्चन में कि when borax is dissolved in water then its solution will be option A acidic, option B amphoteric, option C strongly basic, ऑप्शन डी नॉन ऑफ देम। तो इसका आंसर है स्ट्रांगली बेसिक, क्योंकि जब मैं बोरेक्स को पानी में डिसॉल्व करता हूं तो मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस बनती है और एक वीक एसिड बनता है, तो ओवरऑल जो सोल्यूशन है दैट इज स्ट्रांगली अल्कलाइन इन नेचर। क्लियर है? तो ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा रिएक्शन है फैक्ट ऑफ हीट। ये वो रिएक्शन है जिसको अभी हम आगे बोरेक्स बी टेस्ट में भी यूज करेंगे। हमारे पास डेकाहाइड्रेटेड क्रिस्टल है, इसमें हमारे पास 10 वाटर ऑफ हाइड्रेशन के मॉलिक्यूल हैं, इसको गर्म करते हैं, पहली स्टेज में वो फ्लफ आउट हो जाती है, एक स्पॉन्जी मटेरियल बन जाता है, वो वाटर ऑफ हाइड्रेशन गुजर जाता है, रिमूव हो जाता है, सोडियम टेट्राबोरेट बनता है। इसको जब मजीद गर्म करते हैं तो ये मेल्ट होके हमारे पास बोरिक एनहाइड्रेट और सोडियम मेटाबोरेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इफेक्ट ऑफ हीट होता है इसके ऊपर। बोरेक्स बी टेस्ट में यही दो रिएक्शंस होंगे, लेकिन अभी उनको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। बहरहाल एक रिएक्शन आपने याद करना है। दूसरा रिएक्शन विद अमोनियम क्लोराइड, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक सर्टेन कंपाउंड आप देख सकते हैं प्रोडक्ट में, बोरोन नाइट्राइड, ये वाला BN, वन बोरोन एटम एंड अनदर इज नाइट्रोजन। इसमें मल्टीपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, शेयरिंग होती है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा होता है, बोरोन का 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में पूरे हो जाते हैं, बट वैलेंसी इज बीइंग सेटिस्फाइड, अपने 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अमोनियम क्लोराइड जब रिएक्शन करता है बोरस के साथ तो हमारे पास बोरिक नाइट्राइड बनता है और इसके अलावा बोरिक एनहाइड्राइड भी बनता है, वाटर बनता है और NaCl बनता है। सो दीज आर द फ्यू रिएक्शंस प्रेजेंटिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बोरेक्स। अभी हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं मजीद क्या है। जी तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे रिएक्शन विद द एसिड्स। हमारे पास कोई भी सॉल्ट जब किसी भी एसिड से रिएक्शन करेगा तो एक नया एसिड और नया सॉल्ट बनेगा, ये बेसिक फिनोमेनन है। बिल्कुल इसी तरह जब कोई भी सॉल्ट किसी बेस से रिएक्शन करता है तो एक नई बेस और नया सॉल्ट बनता है। सॉल्ट में तो दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम बोरेक्स की बात कर रहे हैं, इसको HCl के साथ मैंने रिएक्ट करवाया, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन करवा सकता हूँ, किसी भी मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जा सकता है। सो मेरे पास एक नया एसिड और नया सॉल्ट बनेगा। जो नया एसिड बनेगा दैट इज ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, और ये रिएक्शन आप प्रिपरेशन ऑफ द बोरिक एसिड में भी यूज कर सकते हैं।
बोरेक्स का किसी भी मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन कराएं, यू आर गेटिंग द ऑर्थोबोरिक एसिड और साथ में एक सॉल्ट बन रहा है। बोरेक्स बी टेस्ट द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये बोरेक्स बी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। किसकी आइडेंटिफिकेशन? ट्रांजिशन मेटल की आइडेंटिफिकेशन। क्या सारी ट्रांजिशन मेटल्स? सिर्फ टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स, मतलब जो डी ट्रांजिशन करके कलर्स देती हैं, सिर्फ उनकी जो कलर है उनका ही कलर आता है, तो उनकी बीड्स बनती हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। अगर मैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करूं, लाइक जिंक, कैडमियम, मर्करी, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, तो ये चूंकि नॉन टिपिकल है, ये डी ट्रांजिशन नहीं करती, इनका कलर नहीं होता, तो इनकी बीड्स भी कलरलेस होती हैं। तो ये इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको डिलीवर की है बोरेक्स बी टेस्ट के हवाले से क्वेश्चंस में एमसीक्यू में पूछी जाएगी। अब चलते हैं। मैंने कहा था सिंपल एक प्लैटिनम स्पैचुला पे आप बोरेक्स लेते हैं, उसे हीटअप करते हैं, उसका वाटर ऑफ हाइड्रेशन रिमूव होता है, फिर उसको मजीद हीटअप करते हैं, वो मेल्ट होकर ग्लासी मटेरियल बन जाता है, ग्लासी ट्रांसपेरेंट से मतलब ग्लासी मटेरियल बन जाता है। अब उसके ऊपर आप क्या करते हैं? लेट्स सपोज आपको कॉपर सल्फेट, आयरन क्लोराइड, निकल सल्फेट, कोई भी ट्रांजिशन मेटल का सॉल्ट दे दिया जाता है। फिर बता रहा हूं वो ट्रांजिशन मेटल्स जो कलर शो कर सकती हैं, तो आप उसको स्प्रिंकल करते हैं और फिर फ्लेम पे रखते हैं। अब क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग फ्लेम दोनों यूज हो सकते हैं, दोनों में कलर चेंज हो सकते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन जब आप दोबारा सॉल्ट को ड्रॉप करते हैं, लेट्स सपोज मैंने देखा कॉपर और कोबाल्ट, तो इनका मैंने सॉल्ट फेंक दिया, इसको ड्रॉप किया, तो बोरिक एनाहाइड्राइड से रिएक्शन करके इनके मेटाबोरेट्स बन जाते हैं। मेटाबोरेट्स आर द बीड्स। हमारे पास जो ट्रांसपेरेंट वैक्सी मटेरियल था, अब वो उससे रिएक्शन करने के बाद, ट्रांजिशन मेटल आयंस को कैप्चर करने के बाद कलरफुल बीड्स में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप उसे कूल डाउन करते हैं तो आपके पास डिफरेंट कलर्स आते हैं। जैसे मैंने मिसाल दी, ये दो कॉपर और कोबाल्ट, इन दोनों की बीड्स ब्लू होती हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। आज उसके बाद हम बात करते हैं द सेकंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ द बोरॉन, द बोरिक एसिड। बोरिक एसिड एक और जबरदस्त कंपाउंड है जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है, उससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन भी आएंगे, हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर मैं बोरिक एसिड की बात करूं तो पहले मैंने देखे 3 फार्मूलाए लिखे हैं, आपको इनका पता होना चाहिए, आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा, आपसे इनका नाम पूछा जाएगा। आपको पता होना चाहिए मेटाबोरिक एसिड का फार्मूला ये है, ऑर्थोबोरिक एसिड का फार्मूला ये है, और आमतौर पर ऑर्थोबोरिक एसिड को ही बोरिक एसिड बोलते हैं। पता है क्यों? द वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इन तीनों में से यानी टेट्राबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड और ऑर्थोबोरिक एसिड में सिर्फ ऑर्थोबोरिक एसिड है जो कि एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ओनली स्टेबल। आप टेट्राबोरिक एसिड लें, मेटाबोरिक एसिड लें, आप उसको पानी में ड्रॉप कर दें, डिसॉल्व करें, तो आपके पास इनकी जो फाइनल हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म होगी, दैट इज द H3BO3। क्लियर? ये सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं और ये भी सॉलिड में आप आइसोलेट कर सकते हैं, बट जब इन दोनों को वाटर में ड्रॉप करेंगे तो अल्टीमेटली मेरे पास ऑर्थोबोरिक एसिड बन जाएगा। इसलिए जनरली जब भी हम बोरिक एसिड के फार्मूले की बात करते हैं और मेटा टेट्रा को अगर भूल जाएं तो हम फार्मूला H3BO3 ही लिखते हैं, बिकॉज H3BO3 इज द ओनली स्टेबल एसिड, क्लियर है, इन द एक्वस मीडिया। बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की, और प्रिपरेशन की बात करते हैं। मैंने अभी बोला था आप लोगों के सामने, इसी व्हाइट बोर्ड में स्टार्ट पे देख सकते हैं कि बोरेक्स जब किसी भी मिनरल एसिड से रिएक्शन करता है ऑर्थोबोरिक एसिड बन जाता है H3BO3, आपके सामने सेकंड इक्वेशन में ये लिखा है मैंने। इसी तरह क्लेमेनाइट और है, सॉलिड फॉर्म में मिलती है, CH2O11.5H2O, उसके एक्वस सॉल्यूशन में से सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं। जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं क्लेमेनाइट के सॉल्यूशन में से, सस्पेंशन होती है बेसिकली, उसमें वो कंप्लीटली सॉल्युबल तो होता नहीं है, तो हमारे पास कैल्शियम सल्फाइड बनता है और साथ में एक्वस मीडियम में H3BO3 बनता है, जिसको हम आइसोलेट कर सकते हैं, जिसको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, जिसको हम अलहदा करके यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दीज टू आर द मेथड्स गिवन इन योर बुक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द बोरिक एसिड। अब बोरिक एसिड आप जानते हैं लस्ट्रस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये बेसिकली नॉन वोलेटाइल होता है, लेकिन स्टीम में, हाई टेम्परेचर स्टीम पे ये वोलेटाइल कर जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड है, स्मूथ सिल्की सॉफ्ट टच होता है इसका, और ये मेरे पास एक मोनोबेसिक एसिड है। अब ये इसकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमने ओवरव्यू किया है, जो कि आपकी बुक में भी है। यू मस्ट मेमोराइज देम सो दैट यू कैन आंसर द एमसीक्यूज। कुछ भी पूछा जा सकता है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं कि बोरिक एसिड के बारे में मजीद क्या है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। बोरिक एसिड की बात करें, उसको प्रिपेयर किया, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखा, उसके डिफरेंट टाइप्स को देखा, उसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म की बात की। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहला केमिकल रिएक्शन वो देखें, मैंने इथाइल बोरेट बनाया है। हमारे पास बोरिक एसिड का रिएक्शन जब इथाइल अल्कोहल के साथ होता है तो हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है अल्कोहल का,
ठीक है, और वो 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं और इथाइल जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं वो हाइड्रोजन की जगह ले लेते हैं और मेरे पास अल्टीमेटली इथाइल बोरेट बन जाता है। सो ये एक रिएक्शन है, आपसे पूछा जा सकता है कि इथाइल बोरेट किस तरह बनते हैं, आप कहेंगे बोरिक एसिड के साथ इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन करके। सिंपल है, इसके यूजेस की डिस्क्रिप्शन आपके सिलेबस में नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट एट ऑल। वी आर वेरी मच कंसर्न एंड वेरी मच कंसर्न अबाउट एवरीथिंग विच इज इन द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, ठीक है। सेकंड रिएक्शन है इफेक्ट ऑफ हीट, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आपको याद रखना है, टेम्परेचर कंडीशंस याद रखनी है। मैंने अभी आपको बताया था कि मेरे पास टेट्राबोरिक एसिड हो, मेटाबोरिक एसिड हो, जब उसको मैं डिसॉल्व करता हूं पानी में तो अल्टीमेटली वो बोरिक एसिड ऑर्थोबोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके रिवर्स चलते हैं। मेरे पास ऑर्थोबोरिक एसिड है जिसमें मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल है, यही हुआ ना, उसमें मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल है, ओके। मैं इसको हीट अप करता हूं, लेट्स सपोज 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये आपका टेम्परेचर कंडीशन है, तो मेरे पास उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और ऑर्थोबोरिक एसिड मेटाबोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर मेटाबोरिक एसिड को मैं मजीद गर्म करता हूं 140 डिग्री सेल्सियस पर, तो मेरे पास उसमें से मजीद उसकी डिहाइड्रेशन होती है, पानी का मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमारे पास टेट्राबोरिक एसिड बन जाता है। और टेट्राबोरिक एसिड को अगर मैं एक्सट्रीमली हीट करूं, मीन द से कि हमारे पास जो जार है, जो कंटेनर है, उसको रेड हॉट लेवल पे ले जाऊं, यानी उसके अंदर से मैक्सिमम सारा वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिए जाएं, स्टीम आउट कर दिए जाएं, तो मेरे पास बोरिक एनहाइड्राइड बचता है। सो इफेक्ट ऑफ हीट एट व्हाट टेम्परेचर प्रोड्यूसिंग व्हाट थिंग्स, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एंट्रेंस टेस्ट क्वेश्चन। आपको याद होना चाहिए कि ऑर्थोबोरिक एसिड से पहले मेरे पास मेटाबोरिक एसिड 100 डिग्री सेल्सियस पे, फिर मेरे पास टेट्राबोरिक एसिड और फिर बोरिक एनहाइड्राइड बनता है, दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हमारे पास बोरिक एसिड H3BO3 है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने जा रहा हूं। आमतौर पे हमारे जहन में ये क्वेश्चन आता है H2SO4, यार ये 2 H पॉजिटिव आयन जनरेट करेगा तो डाइबेसिक एसिड होगा। H3PO4, ओके यार ये 3 हाइड्रोजन रिलीज करेगा, ये ट्राइबेसिक एसिड है। इसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि H3BO3 इसकी बेसिसिटी क्या है, हाउ मेनी बेसिस ही इज गोइंग टू दिस इज गोइंग टू न्यूट्रलाइज, तो उसका आंसर ये है, आपके जहन में कंफ्यूजन आ गई, H3 आप कह देंगे 3H पॉजिटिव आयन, तो जवाब गलत हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, H3BO3 इज अ मोनोबेसिक एसिड और ये वो एसिड है कि जो जनरेट करता है एक H पॉजिटिव आयन। H3BO3 एक भी H पॉजिटिव आयन अपनी तरफ से नहीं देता, ये डिलीवर नहीं करता। H3BO3 को जब वाटर में इसकी क्रिस्टल को डालते हैं तो ये वाटर के H2O में से उसके OH नेगेटिव आयन के लॉन पेयर को अपने साथ इंटरेक्ट करवाता है और BOH होल 4-1 चार्ज बन जाता है। ये जो 1H पॉजिटिव आयन बोरिक एसिड के पानी में डालने से आया है, ये पानी का बचा हुआ H पॉजिटिव आयन है, क्योंकि H2O का OH इसने अपने साथ एंगेज कर लिया है। So it is going to generate one H positive ion. It's a monobasic acid and it is not going to give H positive ion. It is going to generate H positive ion. Important बात है, याद रखिएगा, weak acid है। सिंपल सी बातें आपके सामने, और बाकी रिएक्शंस मैंने लिखे हैं। अच्छा, एसिड तो है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है कि इसकी आमतौर पे टाइट्रेशन की जा सके स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ भी। और मिथाइल ऑरेंज तो बिल्कुल भी एज एन इंडिकेटर यूज नहीं होगा। एमसीक्यूज हैं, मैंने अंडरलाइन किए हैं, यू कैन सी दैट। हाँ, इसको टाइट्रेट किया भी जा सकता है, अभी बोला नहीं किया जा सकता, फिर मैं कह रहा हूं इसको किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? अगर आप ग्लिसरॉल के एडिशन कर दें उसके कंपैटिबल पार्टनर में, तो फिर क्या होगा, फिर OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन इतनी इफेक्टिव हो जाएगी कि वो उसके H पॉजिटिव आयन को इंगेज करेंगे, और उसमें आपने इंडिकेटर जो यूज करना है दैट मस्ट बी फिनोल्फथलीन। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एंट्रेंस टेस्ट, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेमोराइज, ठीक है। तो ये मैंने अंडरलाइन किया आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए। अब ये बात मेरे बोरिक एसिड के हवाले से की है। अगर हम यूजेस की बात करें तो बोरिक एसिड के बेतहाशा यूजेस हैं, आपकी बुक में लिखे हुए, मेडिसिन है, एंटीसेप्टिक है, आई वॉश के तौर पे यूज होता है। तो आपने इन तमाम चीज़ों को याद करना है, मेमोराइज करना है, वर्थ इंपॉर्टेंट है। अब हम ग्रुप 3A के द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर एलिमेंट एल्यूमिनियम की बात करते हैं। व्हाट इज एल्यूमिनियम? एक मेटल है। एल्यूमिनियम के कुछ प्रॉपर्टीज जो MCQ में पूछी जाती है वो मैंने लिखी है मिसाल के तौर पे। ये अगर अर्थ क्रस्ट में देखा जाए तो एलिमेंट्स में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा एलिमेंट है, वो एक नॉन मेटल है, ओके। दूसरे नंबर पे जो एलिमेंट पाया जाता है सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट में, हाँ वो एक सेमी मेटल है। और मेटल्स में सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट एल्यूमिनियम है, दैट इज 7.5 to 8.3%। सबसे ज्यादा अबंडेंट एल्यूमिनियम पाई जाती है मेटल्स में अर्थ क्रस्ट में। तो ये एक सिल्वरी व्हाइट मेटल है।
बड़ी बेहतरीन मेटल है, ये आयरन से लाइटर होती है बट स्ट्रोंगर देन आयरन होती है। इस क्वालिटी की वजह से ये एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ये नॉन मैग्नेटिक होती है, डायमैग्नेटिक होती है, इसलिए नेविगेटर से इफेक्टिव नहीं होती, लाइटर होती है बट स्ट्रोंगर होती है। इसके अलावा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने, द वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, aluminium is a good conductor of heat and electricity, but it is the bad conductor of every kind of energy which is coming in the form of radiations. It is the reflector of every radiant energy. That's why इसे ऑयल टैंक भी बनाते हैं। इसके यूजेस में भी हम बात करते हैं। इसकी जो डिस्क्रिप्शन है आपके सामने रखी गई है, मजीद इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं कुछ स्लाइड्स से, जो कि आप अभी इन स्लाइड्स को देख सकते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट, आप एक स्लाइड देख रहे हैं इस वक्त आपके सामने है, एल्यूमिनियम के रिएक्शंस के हवाले से। आपकी बुक में भी है। इसमें से जो जो एमसीक्यूज आते हैं वो मैं आपको एलेबोरेट कर रहा हूँ और एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और कंप्लीट रिवीजन भी कर रहा हूँ, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि हमारे पास क्या डिस्प्लेड है। आप देख सकते हैं स्लाइड के ऊपर कि इट इज़ अ रिएक्टिव मेटल। हाँ, रिएक्टिव मेटल है, रिएक्शन करती है, लेकिन उसकी स्पेसिफिकेशन देखें। अब अगर एल्युमिनियम की, हम जैसे आजकल खिड़कियां बनाई जाती हैं, यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं, तो क्यों बनाए जाते हैं कि ये क्रूड नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये एयर में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है, और वो जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, रेजिस्टेंट होती है, वो फर्दर कोरोजन नहीं होने देती। तो इस वजह से बाकी एल्युमिनियम मेटल प्रोटेक्टेड रहती है। तो ये सेकंड लाइन ये है। बाकी ये जो रिएक्शंस करती है वो आपके सामने लिखे हैं, जो कि एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। आप इन स्लाइड्स को देखें, मैं बोल रहा हूँ वन बाय वन, और इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी मैं शेयर करूंगा। रिएक्शन विद द हाइड्रोजन, ओके, एल्युमिनियम हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्राइड्स बनाती है, बिल्कुल बनाती है। इसकी स्पेसिफिकेशन आगे लिख दी गई है, और ये ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन है उसकी स्पेसिफिकेशन आगे लिखी गई है। एल्युमिनियम का अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं हाई टेम्परेचर पर, एल्युमिनियम ऑक्साइड तो बनता है, बिल्कुल बनता है आपके सामने। आगे इंटेंस लाइट इज प्रोड्यूस, जिसे हम कहते हैं ना फ्लैश लाइट, फोटोग्राफी में यूज होता है, तो वो इसके यूजेस भी लिखे हुए हैं, आपने याद रखना है। इसी तरह जब आप एल्युमिनियम का हवा में रिएक्शन करवाएंगे, बर्न करेंगे, तो आप एयर में जानते हैं कि 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन करेगी, एल्युमिनियम नाइट्राइड बन जाएगा। एंड द वेरी ब्यूटीफुल एमसीक्यू, एल्युमिनियम मेटल को हवा में बर्न करने से एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है, एल्युमिनियम नाइट्राइड बनता है। और ये वो रिएक्शन है कि जब हम मेटलर्जी परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो मेटल्स की एक्सट्रैक्शन के दौरान उनमें जो बबल्स बन जाते हैं, उन बबल्स को रिमूव करने के लिए उसमें एल्युमिनियम पाउडर डाला जाता है, और एल्युमिनियम नाइट्राइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में सेटल डाउन हो जाते हैं, यूं एयर बबल्स रिमूव हो जाते हैं। तो ये भी एक एमसीक्यू याद रखिएगा कि एल्युमिनियम का हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जो रिएक्शन उसका यूज किया है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू रिमूव द एयर बबल्स इन द मेटलर्जी। बाकी हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करती हैं AlX3 टाइप, जैसे हम जानते हैं AlCl3 बना देता है हमारे पास, AlF3Li3 बना देता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एल्युमिनियम फ्लोराइड आयोनिक इन नेचर होता है। एल्युमिनियम फ्लोराइड इज प्रीडोमिनेंटली आयोनिक, एल्युमिनियम आयोडाइड इज प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट इन नेचर, और एल्युमिनियम क्लोराइड पार्शली आयनिक होता है। इस तरह एल्युमिनियम ब्रोमाइड भी पार्शली आयनिक या पार्शली कोवेलेंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की फॉर्म है भी, ये जो मैंने अभी वर्ड बोला है हैलोजेंस के साथ रिएक्शन और उनकी प्रोडक्ट से एसोसिएटेड, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जी एक्शन ऑफ द एसिड्स। अच्छा, एल्युमिनियम जो है वो नाइट्रिक एसिड से तो रिएक्शन नहीं करता, डाइल्यूट एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह से रिएक्शन करता है, लेकिन कंडीशंस ड्रास्टिक होनी चाहिए, कोल्ड नहीं होनी चाहिए। ओके, अगर ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, और वही एल्युमिनियम अगर कॉन्सेंट्रेटेड से रिएक्शन करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। याद रखिएगा, मेरे पॉइंट सुन लीजिए, मैंने लिखा भी है, टेबल में आप नजर भी आ रहा है। एल्युमिनियम रिएक्ट विद द अल्कलीज, यस, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ भी रिएक्शन आप देख सकते हैं, इसमें भी हाइड्रोजन गैस जनरेट होती है, साथ में सोडियम एल्यूमिना ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। एमसीक्यू है, एल्युमिनियम डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, बट एल्युमिनियम जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। तो ये चार्ट और टेबल डिस्कस करने का पर्पस ये है कि यू हैव टू मेमोराइज एवरीथिंग, और उसके आगे जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये तमाम एंट्रेंस टेस्ट के एमसीक्यूज हैं, आप इसको एलैबोरेट कर सकते हैं। सो इट्स गुड थिंग अबाउट द एल्युमिनियम। अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ एल्युमिनियम की। यूजेस ऑफ एल्युमिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि एल्युमिनियम इतनी बेस्ट मेटल है कि उसे हर जगह पे यूज किया जाता है, और इसके जितने भी यूजेस हैं वो एमसीक्यूज की फॉर्म में आप।
सो मैं अभी बात कर रहा हूं एल्यूमिनियम इज अ वेरी लाइट एंड इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एयरक्राफ्ट्स। मैंने यही बताया था, लाइटर इन वेट है, स्ट्रॉन्गर देन आयरन है, इसलिए एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में यूज होती है, याद रखना है। ड्यू टू इट्स कंडक्टिविटी इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द हैवी ड्यूटी वायर्स। हैवी ड्यूटी इंडस्ट्री में एक तो इसकी करंट कंडक्शन अच्छी है, दूसरा ये स्टेबल है, इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होती, तो हैवी ड्यूटी वायर्स इससे बिल्डअप की जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट यूज है, एमसीक्यू में पूछा रहेगा। आप देख सकते हैं कि ड्यू टू इस रिफ्लेक्शन पावर, अब ये रडार को जैम करने के लिए भी यूज होती है। अच्छा, ये दो तीन जो सवालात हैं मैं साथ ही शेयर करूंगा। रेडिएशन एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए, कूलिंग फिनोमेनन के लिए इसकी बाहर प्लेटिंग कर दी जाती है, जितनी भी रेडिएंट एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। दूसरा, ये रेडार्स को जैम करने के काम आती है, जितने भी जेट फाइटर्स होते हैं उनकी सरफेस पे लगा दें, जो भी रेडिएशन आ रही है उनको डिटेक्ट करने के लिए उनको स्कैटर्ड कर देती है वो, तो वो रिफ्लेक्ट होकर रेडार पे नहीं जाती। और ऑयल टैंकर्स एंड फूड स्टोरेज टैंक्स भी इससे बनाए जाते हैं। हालांकि ऑयल टैंकर में तो हमें बहुत एहतियात की जरूरत है कि वो हीट अप ना हो। आप एल्युमिनियम जो कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, उसको अगर यूज कर रहे हैं तो इसलिए यूज कर रहे हैं कि एल्युमिनियम रेडिएंट एनर्जी का बेस्ट रिफ्लेक्टर है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है रेडिएशंस को। क्लियर हो गया? तो ये आपके सामने आएंगे पॉइंट्स। बाकी तमाम एलॉयस बनाने के काम आता है, निकल और जिंक के साथ मिलके हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन में काम आता है। इसके अलावा आप वैसे भी जानते हैं कि चूंकि ये हीट का बड़ा अच्छा कंडक्टर है, तो जैसे आजकल वो बारबेक्यू में भी देखते हैं ना, एल्युमिनियम फॉइल्स यूज़ होते हैं, तो ये भी उसका यूज़ है, क्योंकि ये रेडिएशन की फॉर्म में नहीं, वैसे आने वाली हीट का बड़ा बेस्ट कंडक्टर है और कुकिंग के लिए बड़ा बुनियादी रोल प्ले कर सकता है। सो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट यूजेस, और ये जो मैंने सारे आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। वेल, दैट वाज ऑल अबाउट द एल्युमिनियम। अब इसके अलावा हम ग्रुप 4A के मेंबर्स की बात करेंगे। सो नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हम ग्रुप 3A को पढ़ चुके हैं, उसमें हमने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स और उनके प्रॉपर्टीज को पढ़ा। अभी हम ग्रुप 4A की बात करेंगे, जो कि हमारे इस चैप्टर का एक हिस्सा है, कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस, प्लम्बस के। और ये बहुत अहम ग्रुप है। इसमें हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट कार्बन मौजूद है जिसकी बेस पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सो अब इस ग्रुप की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं आप लोगों के लिए। ग्रुप 4A के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं, इसलिए इसे ग्रुप 4A में रखा जाता है। इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2np2 होती है, ये आपके सामने है। अच्छा, इसकी जनरल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट वही हैं, जैसे टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ता है, टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी में एक एनॉमलीज हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्योंकि इंटरेस्ट ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन किए जाते हैं। बाकी प्रॉपर्टीज मैच्ड हैं, सिंपल है, बट ये पॉइंट जरा गौर से देखें। मैंने कहा कि आयनाइजेशन एनर्जी का जनरल ट्रेंड हम जानते हैं कि टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। लेकिन यहाँ पे देखें कि कार्बन से सिलिकॉन बिल्कुल ठीक है नॉर्मल रूटीन में, ड्यू टू द इंक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू द लॉयरिंग ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है, और सिलिकॉन से जर्मेनियम तक भी डिक्रीज करती है। लेकिन अब आप देखते हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी है यहाँ पे, वो कार्बन टू सिलिकॉन तो डिक्रीज करती है नॉर्मल ट्रेंड में, लेकिन सिलिकॉन से जर्मेनियम इंक्रीज करती है, फिर जर्मेनियम से टिन तक डिक्रीज करती है, और फिर इंक्रीज करती है। ऐसा क्यों होता है? ये तो इन्फॉर्मेशन आपने याद कर ली। ऐसा होता क्यों है, आपने ये पॉइंट याद रखना है। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि हमारे पास जहाँ जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डी एंड एफ सेप्शल आती है, वहाँ पे हमारे पास चार्ज में इफेक्टिविटी का फर्क आता है, वहाँ पे एटॉमिक साइज उस हिसाब से बढ़ता नहीं। हम जानते हैं डी एन एफ सेप्शल ऑफ द पुअर शील्डिंग, उस वजह से ये नॉर्मली सामने आती है। तो स्टूडेंट्स, आपने इस चीज़ को याद रखना है। बाकी जनरल प्रॉपर्टीज़ वही हैं हमारे पास। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग, ये हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है जिसके एलिमेंट्स कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। वर्ड्स रीडिंग है। अब इसके मिनरल्स की बात करते हैं, तो मैं इसके कुछ मिनरल्स आपके सामने स्लाइड पे शो करूंगा। आप देख सकते हैं, आपके सामने एक स्लाइड है, एक स्लाइड आप देख रहे हैं इस वक्त व्हाइट बोर्ड पे, जिसमें मिनरल्स दिए गए हैं कार्बन और सिलिकॉन के। मैंने कहा था इनको याद करना जरूरी है, इसमें से एंटरसेस के एमसीक्यूज आते हैं। आपके सामने जो ओर्स के नाम लिखे हुए हैं और जो उनके फार्मूला हैं, आपको दोनों याद होने चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ, आप देख सकते हैं इस वक्त लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है, मैग्नेसाइट है, इस तरह एनलसाइट है, इसमें सिलिकॉन आ जाता है, हमारे पास एल्युमिनियम भी आती है, एस्बेस्टॉस है, सिलिकॉन का है। लाइक ऑल दैट मिनरल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए टॉल्क का फार्मूला क्या है, और इनकी डिटेल आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन ये ओर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनके फार्मूले भी एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। जैसे अभी आप व्हाइट बोर्ड पे देखेंगे, मैं एक एमसीक्यू शेयर कर रहा हूँ नीचे के, विच वन इज द ओर ऑफ द सिलिकॉन, जिरकॉन,
टॉल, एस्बेस्टॉस। अगर मुझे पता होगा कि मेरे पास ओर्स का नाम क्या है और उनमें कौन सा एलिमेंट है और वो किस एलिमेंट की ओर्स हैं, तो ही मैं ऐसे सवालों का आंसर कर सकूंगा। तो जिरकॉन, टाल्क एंड एस्बेस्टॉस ये सारी की सारी सिलिकॉन ही की ओर्स हैं, हमने याद रखना है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने ये जनरल अकरेंस के हवाले से एमसीक्यू डिस्कस किया। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है, मैंने कहा था कि हर ग्रुप का जो टॉप मेंबर है वो अपनी ग्रुप के बाकी मेंबर से मुख्तलिफ होता है। हम कुछ पिकुलर नेचर की बात करेंगे, उसके बाद मैं इस फैक्टर की बात करूंगा। तो पहले मैं पिकुलर नेचर ऑफ द कार्बन की बात करता हूं। कार्बन की पिकुलर नेचर अगर है तो क्यों है? ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हम जानते हैं जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है जो हर ग्रुप के टॉप पे यूजुअली आते हैं सिवाय हाइड्रोजन वाले 1A के और नोबल गैसेस के, हमारे पास उनके अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, उनका साइज स्मॉल होता है। इस वजह से वो कुछ प्रॉपर्टीज डिस्टिंक्टिव शो करते हैं, डिफरेंट शो करते हैं अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से। तो इसके हवाले से जो एमसीक्यूज है मैंने एलाबोरेट किए हैं। मिसाल के तौर पे कार्बन नॉन मेटल है। अच्छा, आपकी बुक में सिलिकॉन को भी नॉन मेटल कहा गया है। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आता है, भाई सिलिकॉन तो सेमी मेटल है, सेमी कंडक्टर है। हम केमिस्ट्री में मेटल या नॉन मेटल का फैसला उनके ऑक्साइड्स की बेसिस पे करते हैं। हमारे पास सिलिकॉन का और कार्बन का जो ऑक्साइड है दैट इज एसिडिक इन नेचर, सो दैट्स व्हाई इन केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू कार्बन एंड सिलिकॉन बोथ आर नॉन मेटल्स। ठीक है, तो ये आपने अपने पॉइंट, इस पॉइंट को भी अपने जहन में रखना है। अब बाकी दूसरी बातें करते हैं। कार्बन की पिकुलर नेचर में कैटिनेशन शो करता है। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा, भी सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन में भी तो सेल्फ लिंकिंग है। वो सेल्फ लिंकिंग नहीं है, वो स्यूडो कैटिनेशन है, उसमें ऑक्सीजन एटम आ रहा है। तो हमारे पास जो प्योर कैटिनेशन है वो कार्बन में होती है, जिसकी बेसिस पे हमने सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी, हमें पता, और बाकी कोई दूसरा एलिमेंट ऐसे कैटिनेशन शो नहीं कर रहा इस फैमिली में। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। ये जो पॉइंट्स हैं ये पिकुलर नेचर शो करते हैं कार्बन की अपने ही ग्रुप के बाकी मेंबर से, बाकी दूसरे एलिमेंट ऐसा शो नहीं करते। अब ये पिकुलर नेचर पढ़ने के बाद और मिनरल्स के बारे में स्टडी करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो मैंने आपके सामने लिखी हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। ओके, हमारे पास कार्बन के वैलेंस शेल में px और py दो अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं। हम सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट +-4, CCl4 और CH4 में +-4 हो जाता है, बट 4 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा क्यों होता है? हमारे पास अगर तो s सबशेल इनर्ट रहता है, s सबशेल अगर इनर्ट रहता है तो वो s ऑर्बिटल जंप अप नहीं करता और उस वजह से मेरे पास सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ऐसी सूरत में अगर एलिमेंट कोई बॉन्ड बनाएगा तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 शो करेगा। और अगर हमारे पास जैसे कार्बन के केस में जंप अप कर जाता है, हिब्रिडाइजेशन sp3 हमने पढ़ी हुई है, s ऑर्बिटल जंप अप कर देता है, तो हमारे पास 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स बचते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट +-4 भी हो जाती है। टॉप टू बॉटम s इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज करता है। तो लेड में सबसे ज्यादा ये फिनोमेनन देखा जा सकता है, s इनर्ट रहता है। s इनर्ट क्यों रहता है? क्योंकि हमारे पास दरमियान में शेल्स आने की वजह से s सब शेल से जो इलेक्ट्रॉन है जंप अप नहीं करता नॉर्मली। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी बेसिस पे एमसीक्यू भी किए जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। सो इस बोर्ड पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया इन मिनरल्स के बारे में, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन के बारे में। अब हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं कि मजीद इस हवाले से कंपाउंड्स की क्या एक्सप्लेनेशन है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। It's a simple chemistry but is important chemistry as we are studying the members of the group 4A। तो इनसे एसोसिएटेड जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं और उनके जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं वो सारे हम ओवरव्यू कर लेते हैं। कार्बन में मैंने लिखा कार्बन मोनोऑक्साइड। हम इसके बारे में जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है, 3 टाइम्स लाइटर देन एयर गैस है। जहां पे भी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, हाईली पॉइजनस है क्योंकि ब्लड की हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्लॉटिंग कर देती है। तो ये पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं। और ये पोलर गैस है, आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर जो कि पूछा जाता है। आपके पास ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे के इसकी ऑक्सीडेशन, इसका जो ऑक्टेट है उसको पूरा करता है, और जिस वजह से ये पोलर मॉलिक्यूल है और 0.112 डिबाई इसकी डायपोल मूवमेंट है। और ये तमाम जो मेन फैक्टर्स हैं हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के हवाले से, आपने इनको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यू नो हमारे पास सबसे ज्यादा सिस्टम में नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन, और चौथे नंबर पे जो पाई जाती है गैस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। इंपॉर्टेंट गैस, हम एक्सेल करते हैं, प्लांट्स इनहेल करते हैं।
ये लाइफ रिएजेंट है, इसको हम पोल्यूशन भी नहीं कहते, इसके बारे में हम काफ़ी जानते हैं। और ये कार्बन का ही एक ऑक्साइड है, कंपाउंड है। सो हम कार्बन के कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस में जो चीज़ें हम उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तीसरा मैंने लिखा है C3O2, कार्बन सब ऑक्साइड। ये हाईली अनस्टेबल होता है, ये पॉइजनस मटेरियल है, और ये चूंकि इतना स्टेबल नहीं होता, लेकिन इसलिए इसको डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है। सो ऑक्साइड्स में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन सब ऑक्साइड तीनों का पता होना चाहिए, आपसे एंट्रेंस में क्वेश्चन कर सकता है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, जिसमें एक सिलिकॉन एटम 4 ऑक्सीजन एटम्स के साथ जुड़ा होता है और एक ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से जुड़ा होता है। ये हमारे पास एक एम्पिरिकल फार्मूला है, दिस इज नॉट लाइक CO2। ये एक कंप्लेक्स पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, मैक्रोमोलिक्यूल है, जिसमें हमारे पास एक नेटवर्क ऑफ द कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स होता है। इसका एम्पिरिकल रेशो निकाला जाए तो एक सिलिकॉन चूंकि 4 ऑक्सीजन से जुड़ा होता है और एक ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से जुड़ा होता है, तो इस वजह से इसको SiO2 लिखते हैं। अब यही एक क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है कि CO2 लुक्स लाइक सिमिलर, ये गैस है, और SiO2 एक बहुत ऐसा कॉम्प्लेक्स सॉलिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 1600 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों है? तो आप कहेंगे कि SiO2 में कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क है, ठीक है, सब काइंड ऑफ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, जबकि CO2 एक इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल है। तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड के मैंने 2 यूनिट लिखे हैं, सैंड एंड विट्रियस ग्लास। रेत आमतौर पे, इस रेत को जब हम मेल्ट करते हैं तो वो मेल्ट होने के बाद दोबारा सॉलिडिफाई होती है, लेकिन अपने मेल्टिंग पॉइंट से कहीं नीचे जाके, जिसको हम अंडर कूल लिक्विड या सुपर कूल लिक्विड या स्यूडो सॉलिड बोलते हैं, क्योंकि उसमें फिर क्रिस्टलिनिटी नहीं रहती, या इसको हम विट्रियस ग्लास बोलते हैं। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसके हवाले से मैं एक स्लाइड शेयर करता हूँ, उससे जो भी डाटा आपके सामने आ जाएगा हम उसको पॉइंट आउट करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप एक स्लाइड देख रहे हैं क्वार्ट्ज के हवाले से, विट्रियस ग्लास, यानी कि जो मेल्ट होने के बाद सैंड रीफॉर्म करती है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, तो वो उसके बारे में बता रहा है। द कॉमन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज अ हार्ड, ब्रिटल, रिफ्रैक्टिव, कलरलेस सॉलिड व्हिच डिफर्स वेरी मार्केडली फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो मैंने अभी वर्ड बोला ये उसी के स्टेटमेंट है, और साथ में जो प्रॉपर्टीज बोल रहा है वो याद रखनी है कि रिजिड है, हार्ड है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होती है, रिफ्रैक्टिव मटेरियल होता है हमारे पास। दूसरा वो बोलता है एज ऑक्साइड इट इज फाउंड एज क्वार्ट्स इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। वो तमाम MCQ ट्राई किए हैं एलैबोरेट करने के लिए कि उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया जाए जो कि आपकी बुक में है और एंट्रेंस टेस्ट में आपके काम आए। आप देख सकते हैं हमारे पास रॉक क्रिस्टल है, एमेथिस्ट क्वार्ट्ज है, हमारे पास स्मोकी क्वार्ट्ज है, और टाइप ऑफ द क्वार्ट्ज मिल्की क्वार्ट्ज, रोज क्वार्ट्ज वगैरह उसने बात की। उसके बाद सैंड इज लार्जली सिलिकॉन डाइऑक्साइड, हम जानते हैं, इसको हम जान चुके हैं, और अगर वो मेल्ट होती है तो उसके बाद इस क्वार्ट्ज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ओपल इज हाइड्रेटेड वैरायटी ऑफ क्वार्ट्ज। तो ये आपके सामने लिखे हैं। बाकी इसी स्लाइड में आप नीचे देख सकते हैं कि एक तरह सी पिकुलर नेचर जो मैं एक्सप्लेन कर चुका कार्बन की, वो भी प्रिंटेड है। सो ये आपके सामने है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया। तो इसके हवाले से, क्वार्ट्ज के हवाले से, सैंड के हवाले से जो भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं आप उसको आंसर कर सकेंगे इस स्लाइड को ध्यान में रखते हुए। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सोडियम सिलिकेट की। हम चूंकि सिलिकॉन के कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं तो सोडियम सिलिकेट एक पॉपुलर कंपाउंड है। यू नो व्हाई? क्योंकि इसको हम सोलबल ग्लास कहते हैं, वाटर ग्लास कहते हैं। ये सैंड और सोडियम कार्बोनेट को हाई टेम्परेचर पे रोस्ट करने से बनता है। अच्छा, ये एक सॉलिड है बट वाटर सोलबल है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर और पॉइंट आपने ये याद रखना है कि ये केमिकल गार्डन बनाता है। एक और MCQ जो आपसे पूछा जाएगा वाटर ग्लास के हवाले से वो ये कि जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा और साथ में सिलिकिक एसिड बनेगा जो कि एक वीक एसिड है। वंस अगेन वही जो मैंने बोरेक्स में बताया था कि बोरेक्स का भी अल्कलाइन सोल्यूशन होता है, इस तरह सोडियम सिलिकेट का भी अल्कलाइन सोल्यूशन होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस बनती है और वीक एसिड बनता है। दूसरा, केमिकल गार्डन। व्हाट इज केमिकल गार्डन? हम जानते हैं जब सोडियम सिलिकेट को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है बीकर में, और फिर उसमें हम ऐसे मेटल्स के सॉल्ट फेंकते हैं जो कि कलर ट्रांजिशन मेटल्स हैं, जो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उनके सॉल्ट्स ऐड करते हैं, तो वो फिर अपने सिलिकेट्स बनाते हैं, कॉपर का सिलिकेट, निकल का सिलिकेट, आयरन का सिलिकेट, और ये कलर्ड होते हैं और ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। आप सोडियम सिलिकेट के सॉल्यूशन में जब इन कलर्ड मेटल, ट्रांजिशन मेटल्स के सॉल्ट ऐड करते हैं तो उनकी शूट्स अप होती हैं और आपके पास एक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, कलरफुल अपीयरेंस होती है, रेड, ग्रीन, येलो, जो भी कलर होगा मेटल का, एंड लुक्स लाइक अ गार्डन। सो दैट इज कॉल्ड एज अ केमिकल गार्डन। तो सोडियम सिलिकेट, सॉल्युबल ग्लास, वाटर ग्लास के हवाले से ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जो आप याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ।
जी तो डियर स्टूडेंट्स, हम सिलिकॉन के कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। हमारे पास एल्यूमिनियम सिलिकेट्स लिखे हुए हैं। अब एल्यूमिनियम सिलिकेट के हवाले से एक डिस्क्रिप्शन है, कॉमन है। हमारे पास मैंने ब्रैकेट में लिखा है क्ले। जरा पॉइंट समझिएगा, अगर तो प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड है तो इसको हम बोलते हैं चाइना क्ले, सफेद मिट्टी, जो कि हमारे पास पोर्सलिन शीट्स बनाने के, क्रॉकरी बनाने के काम आती है। ठीक, अगर इस चाइना क्ले में, जो कि आम मड होती है हमारे पास, जो रॉक्स बनाती है, जिसमें हमारे पास पोटेशियम के ऑक्साइड भी है, आयरन के ऑक्साइड भी है, अदर मेटल ऑक्साइड्स भी हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द क्ले। वो वेदरिंग फिनोमेनन आप जानते हैं, जैसे मैंने हाईलाइट किया, आसमान से बारिश होती है, दरारों में पानी जमता है, वॉल्यूम बढ़ता है, रॉक्स टूटती हैं, वो फिर पानी के साथ साथ जमीन पे नीचे आती हैं, उनके अंदर जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं ऑक्साइड्स के, वो हमारे पास फिर एक क्ले की फॉर्म में आते हैं। जिस मिट्टी में पोटेशियम ऑक्साइड ज्यादा होगा दैट इज येलो इन कलर, जिसमें आयरन ऑक्साइड ज्यादा होगा दैट इज मोर रेडिश इन कलर। तो जितनी भी क्ले है दे आर नथिंग बट द सिलिकेट्स। सिलिकॉन ऑक्साइड तो है ही, इसके अलावा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, जैसे आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। तो ये वेदरिंग ऑफ रॉक से हमारे पास आते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि डिपिक्ट करते हैं हमारे पास सिलिकेट्स के कंपाउंड्स का। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा टॉल्क भी है, हाइड्रोजन मैग्नीशियम सिलिकेट, जिसे हम सोप स्टोन कहते हैं, जो कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। इसका फार्मूला याद होना चाहिए जो मैंने अभी बोला। इस तरह एस्बेस्टॉस भी है, सिलिकेट्स के कंपाउंड्स हैं, जो कि कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, हमें इनका बारे में पता होना चाहिए। ये सारे सिलिकेट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको इनके फार्मूला याद होने चाहिए, इनके यूजेस याद होने चाहिए कि वो फायर प्रूफ ड्रेस बनाने के लिए कौन सा सिलिकेट यूज होता है, आप कहेंगे एस्बेस्टॉस। केमिकल गार्डन बनाने के लिए कौन सा सिलिकेट यूज होता है, सोडियम सिलिकेट। गॉट इट। आप लोगों के पास कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में कौन सा सिलिकेट यूज होता है, आप कहेंगे टॉल्क। वो आपसे कहेंगे कि हमारे पास पोट्री में बर्तन बनाने के लिए, क्रॉकरी बनाने के लिए कौन सा सिलिकेट यूज होता है, तो आप कहेंगे हमारे पास ऑर्डिनरी क्ले भी यूज हो सकती है, चाइना क्ले भी यूज हो सकती है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट सिलिकेट्स, और इनके यूजेस भी आपने पढ़ने हैं जो कि एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिलिकॉन्स की। वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ द सिलिकॉन, सिलिकॉन्स ये क्या है, आप देखें व्हाइट बोर्ड पे। हमारे पास डाइमिथाइल या डाई अल्काइल, कोई भी अल्काइल चेन हो सकती है, मिथाइल मैंने सिंपल लिखा। डाइक्लोरोसिलिकॉन कंपाउंड जब इसका वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं हाइड्रोलिसिस, तो हमारे पास नंबर ऑफ HCl मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, और हमारे पास क्लोरीन की जगह पे वाटर का OH नेगेटिव आ जाता है। ये जो मॉलिक्यूल है फिर आपस में कंडेंस होते हैं, और विद द एलिमिनेशन ऑफ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स एक ये स्ट्रक्चर बनता है जो मैंने आपके सामने लिखा है। इसको मैंने मिथाइल सिलिकॉन इसलिए कहा कि सिलिकॉन के दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप अटैच है। ओके, ये क्या है, अगर तो ये लोअर मोलर मास के हैं तो दे आर द बेस्ट लुब्रिकेंट्स। अगर इनका मोलर मास हाई करेंगे तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी, विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी, और इनके यूजेस भी चेंज होते जाएंगे। बहरहाल ये जबरदस्त इंसुलेटर्स हैं, प्रोटेक्टर्स हैं, हाइड्रोफोबिक मटेरियल्स हैं। अब इनके यूजेस की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो स्ट्रक्चर का पता लग गया, दूसरा एमसीक्यू में क्या पूछा जा सकता है। जैसे मैंने भी आपसे एक क्वेश्चन किया, फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यू है कि अगर मैं लोअर मोलर मास के मिथाइल सिलिकॉन्स यूज करूंगा तो वो एज अ लुब्रिकेंट यूज होंगे, या एज अ पॉलिश यूज होंगे, या मेरे पास वायर्स बनाने के काम आएंगे, या वैक्सेस। तो आप कहेंगे लोअर मोलर मास की बात है तो लुब्रिकेंट का यूज आ सकता है। अगर हमने इसको एज अ प्रोटेक्टिव वाटरप्रूफ मटेरियल यूज करना है तो मोलर मास हाई करना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रिक वायर्स को इंसुलेट करना है तो और हार्डर मास करना पड़ेगा। तो ये फैक्टर ज़हन में रखिएगा। यूजेस की बात करते हैं, इसके पास रबर बन सकती है, जितना ज्यादा मोलर मास होगा अल्काइल चेन का, या इस पॉलीमराइजेशन की डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जितनी ज्यादा होगी हमारे पास, वो उतना विस्कस मटेरियल बनेगा रबर। ल्यूब्रिकेंट्स के तौर पे यूज करना है तो आपको लो मोलर मास यूज करना पड़ेगा। दे आर द बेस्ट लुब्रिकेंट्स, सिलिकॉन्स आर द बेस्ट लुब्रिकेंट्स, क्योंकि आम हाइड्रोकार्बन के जो लुब्रिकेंट्स होते हैं वो टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होते। 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेस करने पर 0 से 4 फोल्ड तक मैक्सिमम इनकी विस्कोसिटी में फ़र्क आता है, जबकि दूसरे हाइड्रोकार्बन 0 से 100 टाइम्स डाइल्यूट हो जाते हैं, उनकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। तो वो फिर उसकी निस्बत ये अच्छे लुब्रिकेंट्स के तौर पे काम आते हैं। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स मैंने अभी बताया, चूंकि नॉन कंडक्टर्स होते हैं इसलिए इंसुलेट करते हैं। हमारे पास ग्लास को लिंक करने के लिए आपने सिलिकॉन्स गन्स भी देखी होंगी, वो भी इसी की एक एग्जांपल है। उनके पोलर एंड्स को यूज किया जाता है। वाटर रिपेलेंट होते हैं। और ये एक एमसीक्यू जो मैंने अभी बोला आपके सामने से, जो प्रीवियस लेक्चर है, द मटेरियल यूज्ड इन द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, क्या यूज होता है? एस्बेस्टोस नहीं, वो तो फायर प्रूफ ड्रेसिंग के लिए यूज होता है, वो तो फैब्रस मटेरियल होता है। कॉस्मेटिक्स में वाटर ग्लास नहीं, हमारे पास टॉल्क यूज होता है, हाइड्रोजन मैग्नीशियम सिलिकेट। आप इसको याद करेंगे, जो मैंने अभी एमसीक्यू भी पूछा था
और ये मैंने प्रैक्टिस भी कर दी ताकि आप इसको याद कर सकें। उसके बाद बात आती है जी सिलिकॉन्स चेंज विस्कोसिटी बाय चेंजिंग टेम्परेचर। अब 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं, रेस करते हैं, तो आम हाइड्रोकार्बन में तो 0 to 100 टाइम्स या 0 to 100 फोल्ड्स चेंज आता है, बट सिलिकॉन्स में बहुत कम चेंज आता है। दे आर टेम्परेचर रेजिस्टेंस बिकॉज दे आर नॉन कंडक्टर, दे आर थर्मली स्टेबल, दे आर द गुड इंसुलेटर्स, दे आर द गुड लुब्रिकेंट्स। दैट्स व्हाई इनमें सिर्फ बीटा ऑप्शन है 4 फोल्ड्स की कमी आती है। सो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज आपने अपने जहन में रखने हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स की। हमने कार्बन को तो नॉन मेटल के तौर पे पढ़ लिया। अब मैं सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ। मैंने सिलिकॉन को नॉन मेटल ही कहा क्योंकि उसका ऑक्साइड एसिडिक है, बट जहां तक कंडक्शन का ताल्लुक है तो आप जानते हैं कि सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर। व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स? जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है, लेकिन ऑफ कोर्स नॉन कंडक्टर से ज्यादा होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। दूसरा प्लस पॉइंट ये होता है सेमीकंडक्टर्स का कि आम कंडक्टर अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है और कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, लेकिन सेमीकंडक्टर्स में विद द पैसेज ऑफ टाइम कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अगर एलिमेंटल फॉर्म में देखा जाए तो हमारे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम इस ग्रुप में दो सेमीकंडक्टर्स हैं। आगे इनकी हम और भी काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर्स बना सकते हैं। मैंने 2 पॉइंट्स लिख दिए ग्रुप 3 और 5A के मेंबर्स, जिसमें एलिमेंट तो नहीं है कार्बन फैमिली का, लेकिन चूंकि वर्ड सेमीकंडक्टर आ गया है, ये एंट्रेंस टेस्ट है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हमारे पास वो डोपिंग करते हैं, पेयर बनाते हैं और फिर भी सेमीकंडक्टर्स मॉडिफाई किए जा सकते हैं कंपाउंड्स के फॉर्म में। जैसे मैंने 2 मिसालें लिख दी, मेरे पास एल्युमिनियम फॉस्फाइड या गैलियम फॉस्फाइड है, आपके सामने ग्रुप 3 और 5A का कॉम्बिनेशन है। लेकिन जहाँ तक कार्बन फैमिली की बात होगी तो ये 2 एलिमेंट्स ही जो सेमीकंडक्टर्स हैं। सेमीकंडक्टर्स 2 तरह के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ये मोबाइल फेज एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव मूवमेंट करते हैं, पॉजिटिव स्टे करते हैं। और हमारे पास जो पी टाइप है इसमें मोबाइल फेज जो होती है पॉजिटिव आयंस की होती है, जिनको हम होल्स कहते हैं, और नेगेटिव आयंस उसमें स्टे करते हैं। दिस इज अ वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपको पता होनी चाहिए। वैसे एक और बात आपको याद रखनी चाहिए कि सिलिकॉन जैसे सिलिकॉन चिप्स होती हैं या सिलिकॉन की जो प्लेट्स होती हैं, आप देखते हैं कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दे हैव द टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द सनलाइट एंड दे एक्साइट देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड आफ्टर एक्साइटिंग देम द ट्रांसफर पीएनपी एनपीएन जो हमारे पास जंक्शंस बनते हैं, उसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये सेमीकंडक्टर्स को जब हम पढ़ेंगे तो इनकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए, हमारी कार्बन फैमिली में कौन से एलिमेंट सेमीकंडक्टर्स हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होता है, जो मैंने बोला आपको याद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं लेड के कंपाउंड्स की। माय डियर स्टूडेंट्स, लेड इज कैंसर कॉजिंग। लिमिटेड टाइम में एंट्रेंस टेस्ट का कोशिश ये है कि इससे रिलेटेड तमाम चीज़ों को शेयर किया जाए, एक्सप्लेन किया जाए और आपको बताया जाए कि हमारे पास इस चैप्टर में एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ पूछी जा सकती है। वॉच दिस, मैंने कुछ कंपाउंड्स लिख दिए लेड के। अब जो हमारे सिलेबस में उन्हीं को मैं ब्रीफ करता हूँ। मिसाल के तौर पे पहला मैंने लिखा लेड सब ऑक्साइड। आपको एक तो उसका कलर पता होना चाहिए कि ब्लैक इन कलर है और उसका फार्मूला पता होना चाहिए। मजीद डिटेल आप किताब में पढ़ेंगे, आपको पता होना चाहिए कि लेड ऑक्सलेट को जब हीट अप करते हैं तो लेड सब ऑक्साइड बनता है जो कि Pb2O है। ओके, तो ये मेन 3 फीचर्स आपको पता होने चाहिए। आप कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक कॉमन यूज में आपको बता दूं इनके यूजेस भी। जितने भी लेड के कंपाउंड्स आप लोग इस वक्त व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जितने भी लेड के कंपाउंड्स हैं, they were used in the paint industry, but in your book they are saying they are used। क्यों? हम पढ़ के आ चुके हैं अपनी किताब में ही कि लेड कैंसर कॉजिंग है, कार्सिनोजेनिक है, इसलिए इसको बैन कर दिया गया। अब किसी पेंट में लेड को नहीं बनाया जाता, यूज किया जाता, लेड फ्री पेंट्स बनाए जाते हैं। बट इन आवर बुक इट कैन बी आस्क्ड कि लेड के जो कंपाउंड्स हैं वो क्या कर सकते हैं, तो आपने कहना है कि दे आर यूज इन द पेंट इंडस्ट्री। इनके कलर्स मैंने लिख दिए हैं, इनके फार्मूलाए मैंने लिख दिए हैं। मिसाल के तौर पे लेड सब ऑक्साइड की मैंने बात की, इसकी प्रिपरेशन बता दी है, तो बेहतरीन किस्म का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टिव ब्लैक पेंट बनता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ लेड मोनोऑक्साइड। अच्छा, लेड मोनोऑक्साइड PbO होता है। अगर इसका मैं फार्मूला लिखूं तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज PbO, लेड मोनोऑक्साइड। स्टूडेंट्स, ये मैंने मैसिकोट और लिथार्स भी लिखा है, इसके 2 नाम है डिपेंडिंग अपॉन इट्स क्रिस्टलाइन शेप। अच्छा, इसके 2 कलर्स भी हैं। सारे एमसीक्यूज, अगर तो लेड मोनोऑक्साइड येलो कलर का है तो इसकी क्रिस्टलाइन शेप रोम्बिक होती है, और अगर मेरे पास ये रेडिश येलो कलर का स्लाइडली रेडिश ऐसा है लेड मोनोऑक्साइड, तो उसकी जो क्रिस्टलाइनिटी है वो चेंज होगी, उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म चेंज हो जाएगी और हमारे पास वो टेट्रागोनल जो उसकी शेप है वो सामने होगी। वंस अगेन ये पेंट इंडस्ट्री में यूज होता है।
दूसरा अहम एमसीक्यू और पॉइंट याद रखिएगा कि लेड मोनोऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। आपकी बुक में रिएक्शन दिया गया है कि लेड मोनोऑक्साइड बेस के साथ भी रिएक्शन करता है और एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है। द स्पीशी व्हिच कैन एक्ट डुअल, जो कि एसिड के साथ एज अ बेस और बेस के साथ एज एन एसिड बिहेव करती है, दैट इज द एम्फोटेरिक स्पीशी। तो ये भी याद रखना आपने, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि हमारे पास बड़ा पॉपुलर कंपाउंड इंडिया में, इंडो पाक में, वैसे तो एज अ पेंट बड़ा ज़बरदस्त है, ये रेड लेड है, ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड, जिसे हम मिनियम या सिंदूर कहते हैं। ये हमारे पास लेड और ऑक्सीजन को हाई टेम्परेचर पे हीट अप करने से बनाया जाता है 470 डिग्री सेल्सियस पे, ये डीकम्पोज हो जाता है। लेकिन 340 डिग्री सेल्सियस पे जब लेड और ऑक्सीजन को हीट अप करते हैं किसी फर्नेस में, तो हमारे पास रेड लेड बनता है। पॉइजनस है, डेंजरस है, फ्लिंट ग्लासेस बनाने के काम आते हैं। अच्छा, जो कॉमन यूज आपके लेड के कंपाउंड्स के ना, फ्लिंट ग्लासेस, जैसे कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, कॉमन यूज आप पढ़ेंगे। पेंट इंडस्ट्री में इसका काम होता है। स्ट्रॉन्ग एडहेसिव मटेरियल्स होते हैं, बेस्ट प्रोटेक्टिव यूनिट्स के तौर पे यूज किए जाते हैं। तो मिनियम जो है इसका पॉइजनस है, ये इसके यूजेस बताइए। टेम्परेचर से इफेक्ट होता है, मिनिमम का जितना टेम्परेचर रेस करते जाएंगे इसका रेड कलर ब्लैक या डार्कन होता जाएगा, ठीक है। और हाई टेम्परेचर 470 डिग्री सेल्सियस पे ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा। तो ये भी एक रेड का इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। पेंट इंडस्ट्री, रेड पेंट है, यूज होता है। लेड ऑक्साइड PbO2 बैटरीज में यूज होता है। मैंने अभी तक जो यूजेस में एम्फसाइज किया, एज अ पेंट किया है, एज अ फ्लिंट ग्लास मैन्युफैक्चरर, और लेड स्टोरेज बैटरीज में हमारे पास जो कंडक्टर्स बनाए जाते हैं, कोटिंग की जाती है, जो मटेरियल यूज किया जाता है, उसमें लेड के कंपाउंड्स यूज होते हैं। तो ये भी इनमें से एक है, लेड ऑक्साइड। ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इस तरह बेसिक लेड कार्बोनेट, जिसे हम व्हाइट लेड कहते हैं, व्हाइट पेंट बनाने के काम आता था, बड़ा अच्छा प्रोटेक्टिव पेंट था, लेकिन कैंसर काजिंग है, इसलिए इसको बैन कर दी गई। दूसरा इसका एक नुकसान है। एंट्रेंस टेस्ट में एक दफ़ा क्वेश्चन आया था कि वाई व्हाइट लेड या बेसिक लेड कार्बोनेट, जिसका मैंने फार्मूला लिखा है, इज नॉट यूज एज अ गुड पेंट। तो इसकी रीज़न ये है कि इसमें लेड मौजूद होता है, जो हवा में मौजूद सल्फर से ब्लैक कलर का लेड सल्फाइड, जिसे हम गलीना भी कहते हैं, बना देता है। इस वजह से इसका व्हाइट कलर ज़्यादा देर व्हाइट नहीं रहता, ब्लैक हो जाता है। दैट वाज इट वाज कंसीडर्ड एज अ बैड पेंट, नॉट फॉर एज द प्रोटेक्टिव मटेरियल बट फॉर इट्स अपीयरेंस, ठीक है। बहरहाल ये एक अच्छा कंपाउंड है, आपके पास बनता है, आपने इसको याद रखना है, इसका फार्मूला और इसकी प्रॉपर्टीज। बेसिक लेड हाइड्रोक्साइड है ना, तो बेसिक इन नेचर, उसके साथ लेड कार्बोनेट है, इस वजह से इसको बेसिक लेड कार्बोनेट कहते हैं। सिंपल पेंट इंडस्ट्री में यूज करते हैं। नंबर 6 है जी लेड क्रोमेट, PbCrO4। ये ब्राइट येलो कलर का होता है, हमारे पास इसको पेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। हमारी किताब के मुताबिक इट्स अ वेरी ब्राइट कलर पेंट, बट इंटरनेशनल में आपको बता चुका हूं कि इसको वैसे यूज नहीं करते ड्यू टू द कैंसर काजिंग इफेक्ट ऑफ द लेड। ये बड़े अच्छा पेंट रहा है, ये प्रोटेक्टिव कोट रहा है, इसकी एडहेसिव पावर ज़्यादा है, इसका कलर टार्निश नहीं होता। हमने जो चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास लेड क्रोमेट PbCrO4 का कलर जो है वो क्या आता है, दैट इज ब्राइट येलो। डियर स्टूडेंट्स, इस लिमिटेड टाइम में कोशिश की गई कि इस पूरे चैप्टर में जो दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप 3A और ग्रुप 4A, इनके तमाम एलिमेंट्स, उनकी जर्नल प्रॉपर्टीज, उनके ट्रेंड्स, उनकी एनोमलीज और उनके कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा जाए, एक्सप्लेन किया जाए। हर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके ऊपर फोकस किया जाए जो कि आपसे एंट्री टेस्ट में पूछा जा सकता है, और डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ आपको जस्टिफाई किया गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह आप मजीद तैयारी करेंगे और आपका टेस्ट बेहतरीन होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।